जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए है और वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के हम अति लघु प्रश्न देखेंगे जो कि पिछली बार आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। और रिपीट होते रहते हैं, बार बार नया क्वेश्चन अलग से नहीं आता, वही रिपीट होते रहते हैं। तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है और जल्दी से देख लीजिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अभी से लाइक कर दो, बाद में नहीं कहूँगा लाइक करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा है कि बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम हमसे पूछा गया था डीएलएड 2020 में। तो ये है तक्षशिला और नालंदा, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य। तो देखो भैया, मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं वो एक सुखद और समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण करना ही मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य होता है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी और शॉर्ट में भी। तो क्या आएगा कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र। आपको याद रखना है कि महाधिकार पत्र जो है वो बुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन प्रश्न है उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो उपनयन संस्कार जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना, यही होता है। और राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो 2009 में घोषित की गई। याद कर लीजिए, 2009 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? 2009 में वर्ष में, ठीक है। शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? ये दिया हमारे मैकाले ने। मैकाले चच्चा ने दिया था, मैकाले ने शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत। प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो आप द रिपब्लिक या द लॉज में से एक लिख सकते हैं, एक याद कर लीजिए। चलिए आगे देखिए बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के हमसे दो उद्देश्य पूछा है। तो क्या करना है, जो विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली जो बालिकाएं होती हैं उनको आवासीय विद्यालय में शिक्षा देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही प्यारा है। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? बताइए। तो ये करती है हमारी NCTE, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्था। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा था शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। तो आपको क्या लिखना है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव का संपूर्ण प्रकटीकरण ही शिक्षा है, ठीक है ना। शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए ये तो सबको पता होगा, आप बना बना कर भी लिख सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास और क्या होता है? सर्वांगीण विकास, ठीक है ना, सामाजिक विकास। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? तो वे समस्त बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए। तो नमक सत्याग्रह और अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये दो प्रमुख आंदोलन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय लिखिए। तो जल संचयन और वृक्षारोपण, मतलब पेड़ पौधे लगाकर भी हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। जल संचयन, जल को इकट्ठा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चार नैतिक मूल्यों के नाम हमसे पूछे तो लिख देना है सच्चाई, ईमानदारी, दयालुता, मैत्री, ठीक है ना। सभी से मित्रतापूर्वक व्यवहार करना। ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए इस वाले प्रश्न को कि बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी, समझ गए। आज उसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी की बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा से था। उनका मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय व्यवसाय परक भी बने, जीविका उपार्जन करना भी सीखे। मतलब गांधी जी का मानना ये था कि बच्चा जो है वो शिक्षा प्राप्त करते समय भी क्या करे, ठीक है, पढ़ाई भी करता रहे और अपना कोई काम धंधा भी देखे और अपना जीवन यापन करने के लिए अपना खर्चा निकाल ले, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन है? तो पहला है विचारों का प्रस्तुतिकरण लाइव वीडियो द्वारा और समाचार पत्रों द्वारा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए, जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है? जल को इकट्ठा करना, जल को संचित करके भविष्य की मांग को पूरा करना। जल संचयन का मतलब ही होता है जल को इकट्ठा करना, ठीक है, जल की बचत करना ताकि हम अपने फ्यूचर में भविष्य में उसका यूज कर सकें। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न हमसे पूछा था वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में होता है? तो विद्या, ज्ञान और बोध, विनय। विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता है शिक्षा शब्द का प्रयोग। चलिए आगे देखते हैं। बालिका शिक्षा से रिलेटेड आ सकता है प्रश्न आपका। शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य घटक है। आप लोग शिक्षा से रिलेटेड बना बनाकर बहुत ज़्यादा लिख सकते हो और लिखते भी हो, है ना। कोई इस बात से मना नहीं करेगा, आप सब लोग लपेटते हो पेपर में। चलिए, ये पेपर तो फिलहाल लपेटने वाला ही है।
तो बिना शिक्षा के मनुष्य क्या होता है, पशु के समान होता है। ये भी लिख सकते हो बना के। जो स्त्री है उसके लिए शिक्षा का प्रबंध तो था, लेकिन स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। अब क्या है, आज के ज़माने में ना नारी और पुरुष दोनों एक समान रूप से शिक्षित हो रहे हैं, एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, दूरस्थ शिक्षा भैया लिख के ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। दूरस्थ शिक्षा, जैसे कि पता है आपको, नाम से ही लिख रहा है दूरस्थ, मतलब दूर की शिक्षा ना, जो दूर से ग्रहण की जाए। चलिए आगे देखिए, उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक अवसर देना, ये उसका उद्देश्य है। और शिक्षित व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान का विकास हेतु अवसर प्रदान करना। दूरस्थ शिक्षा हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अपना काम भी कर रहे हैं और आप क्लास भी ले रहे हैं। तो दूरस्थ शिक्षा इसी तरह से ग्रहण की जाती है, आप घर बैठे हो या आप कहीं भी हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो लिखा है, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती, तो वो प्रकृतिवाद होती है। चलिए, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? तो ये रूसो ने दिया था कि विद्यालय जो है वो प्रकृति की गोद में हो, स्वतंत्र हो और खुले वातावरण में हो। ये रूसो ने कहा था। छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की? जॉन ड्यूवी ने की। चलिए भैया आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। ये सोच महात्मा गांधी ने दी थी। अगर जहाँ पर देखिए, एक बात याद रखिए, अहिंसा की बात जहाँ भी आए ना, तो महात्मा गांधी ही उसका उत्तर होता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो ये तो अभी बता चुका हूँ, विद्या, ज्ञान, बोध और विनय। ये विजय नहीं है, यहाँ पर इस तरह से विनय लिख देना, ठीक है, विजय की जगह विनय है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था मोक्ष, है ना, मोक्ष की प्राप्ति बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी? ये गिजू भाई ने दी थी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में ये विधि विभाजित है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिखा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था हमारा, कब हुआ था? 4 अगस्त को, है ना, 4 अगस्त को हुआ था, 4 अगस्त 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आ रहे हैं, तो जल्दी से लाइक कर दो। अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, आप लोग लाइक नहीं करते हो, देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ठीक है। और अगर आप लाइक करते हो ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नए नए वीडियो देख रहे हो, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आगे चल के आपको हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, ठीक है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से तात्पर्य या उद्देश्य पूछे तो आर्थिक सामाजिक जनांक राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो कार्यक्रम बनाए गए हैं ना, उनका मापन करना। तो जल प्रदूषण दूर करने के उपाय, भैया आपको पता होगा जल प्रदूषण क्या होता है। जल जब दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो वो जल प्रदूषण कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके दूर करने के उपाय हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे हम? शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और क्या करेंगे? नदियों के निकट गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। और नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगानी चाहिए, है ना। कई लोग ऐसा करते हैं, जब उनके जानवर वगैरह मर जाते हैं तो वो नदियों में उसको डाल देते हैं, उनकी मृत शरीर को, है ना। तो ये गलत है, इससे जल प्रदूषण होता है। नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने और वाहनों को, जो हमारे बाइक वगैरह, कार वगैरह, इनको धोने से प्रतिबंध लगाना चाहिए, नहीं तो हमारा जल प्रदूषण रुकेगा नहीं। तो इन सब चीज़ों को करने से जल प्रदूषण दूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है भैया, सभी इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रश्न पिछली बार आ चुके हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21 में, वही हम करवा रहे हैं।
तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में लागू हुआ। भूमंडलीय ताप किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है। तो भूमंडलीय ताप वृद्धि का से क्या होता है मालूम है? पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि, है ना। पृथ्वी के ताप में जब वृद्धि होती है तो भूमंडलीय ताप वृद्धि बोला जाता है उसको। अगला प्रश्न हमसे पूछा है बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं, तो क्या है? शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव, कि लड़कों को पढ़ाएंगे लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर समस्या है। कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव, है ना, लड़की है घर का काम करेगी, तो यह गलत है, ऐसा नहीं है। आज के समय में सब बराबर है। तो किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख? सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया भाव। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन हुआ? तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन हुआ। चलिए आगे देखते हैं। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को सत्यम शिवम और अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च माना था, वे अद्वैतवादी थे। समझ गए? फ्रॉबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम? तो एजुकेशन ऑफ मैन, या फिर आप लिख सकते हैं मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। इन दोनों में से कोई याद कर लीजिए अच्छे से, फिलहाल आ सकता है कोई ना कोई। एक बात याद रखिए, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा, ठीक है ना। अनौपचारिक और औपचारिक जो शिक्षा होती है, इनसे रिलेटेड एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। जब एग्जाम देकर आओगे कमेंट करके बता देना कि एग्जाम में प्रश्न आया है, ठीक है ना। तो अभी हम ऐसे ही बता दें शॉर्ट में, आपको समझ लीजिए और आप बनाकर भी लिख सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो हमें अनुभवों से प्राप्त होती है, ठीक है ना। अनौपचारिक शिक्षा हमें अनुभव से प्राप्त होती है। और कहाँ से प्राप्त होती है? घर, परिवार, समाज से, ठीक है ना। हमें और कहीं नहीं जाना पड़ता। हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जो जो चीज़ें देखते हैं, जिन जिन लोगों से हम अपनी लाइफ में मिलते हैं, उनके द्वारा जो भी हमें ग्रहण होता है, ठीक है, वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। हमारा परिवार, हमारा समाज, ठीक है, और प्रकृति में या वातावरण से जो भी सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत होता है। और औपचारिक शिक्षा क्या होती है? वो होती है जो विद्यालय से, स्कूल से, कॉलेज से, किसी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित होती है। औपचारिक शिक्षा हम कहाँ ग्रहण करते हैं? स्कूल में। प्रश्न बहुत ही अच्छे आ रहे हैं आपके सामने। तो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ आप बहुत ज़्यादा बनाकर लिख सकते हैं, आपको सिर्फ याद रखना है। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? जब हमारा पर्यावरण गंदा हो जाता है। और कैसे गंदा होता है? जब हमारा भोजन, हवा, जल गंदा, दूषित हो जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, इससे क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण बोला जाता है, ठीक है ना। हमारा भोजन गंदा हो जाए, हवा गंदी हो जाए, जल गंदा हो जाए और ये सब चीज़ें गंदी होंगी तो क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हमारे लिए हानिकारक होगा। और यही सब पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। आप लोग बनाकर अच्छे से लपेट के आना, ठीक है। और बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? बुनियादी शिक्षा की बात की जाए तो महात्मा गांधी 100% होता है। राज्य से क्या अभिप्राय है? राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। राज्य के साथ क्या होती है? सरकार होती है और लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम क्या है? फ्रॉबेल। इन्होंने क्या कहा था? शिशु को पौधा बोला, पाठशाला को बाग बोल दिया और शिक्षक को माली कहा था फ्रॉबेल ने, ठीक है ना। फ्रॉबेल, याद रखना। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता? ये ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है, बिल्कुल भी नहीं रखता। शिक्षण विधि के जनक कौन है? सुकरात है। प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भौतिकवाद। याद रखना, भौतिकवाद या प्रकृतिवाद ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन का प्रारंभ कब किया? 1839 में किया। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के बहुत कार्य होते हैं, आप लिख सकते हैं। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता भी करता है। समाज के द्वारा कई ऐसे संस्थान खोले जाते हैं, अकेडमी खोली जाती हैं जहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और इसका जो खर्चा है ना वो भी समाज ही देता है। मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य शब्द एक शब्दकोशीय अर्थ है, व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। अगला बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? तो गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना, जागरूकता आदि, ये सभी हमारे बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? 1781 में खुला, ठीक है ना। और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था, याद रखना। अगला प्रश्न, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जोनायल डंकन के द्वारा प्रारंभ किया गया और 1791 में, ठीक है। मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया था? 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया था अपना विवरण मैकाले ने। वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने
19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी। ठीक है भाई, आगे देखिए जल्दी से। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? आयु का कोई बंधन ही नहीं होता। यहाँ पर देखिए, शिक्षा के व्यक्तिगत सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और कल्याण के लिए है। याद रखना है, जहाँ पर लिखा हो कि शिक्षा व्यक्ति के खुशी और समाज कल्याण के लिए है, तो वहाँ पर प्लेटो आंसर लगा देना। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? 6 से 12 वर्ष तक। अच्छा, एक प्रश्न कई बार आता है, 18 में आया है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो जॉन ड्यूवी ने कहा था। कैसे? शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित होता है, इसीलिए इसे शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसमें विद्यार्थी होता है, अध्यापक होता है और उसकी पाठ्यक्रम होता है, यानी कि जो किताबें होती हैं वो होती हैं। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? देखो, मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को। इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है ना, क्योंकि ये विद्यालय से संबंधित होती है, स्कूल से प्राप्त होती है। परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? परिवार में बच्चों को कैसे आप शिक्षा देंगे? कहानी के द्वारा, ठीक है ना, कहानी सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, इसके द्वारा शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध, नवीन मूल्यों का निर्धारण। चलिए आगे देखिए जल्दी से। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है, बुनियादी शिक्षा में बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, महात्मा गांधी। ठीक है ना, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है भैया? महात्मा गांधी जी हैं। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 31 अगस्त 1870 में चियारा वैली, इटली में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे जल्दी से देखते हैं। समाज की उपयुक्त परिभाषा लिखनी है। तो समाज क्या है? समाज व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं की अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनता की एक व्यवस्था है। ये मैकावर एवं पेज ने कहा था। आप समाज को ये परिभाषा न लिखकर आप अपने द्वारा समाज की कोई परिभाषा लिख सकते हैं। समाज के द्वारा हम क्या ग्रहण करते हैं, कुछ भी लिख दीजिएगा, आपको नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन समाज से रिलेटेड लिखना, कुछ और मत लिख देना, पता लगे कुछ और लिख के चले आओ। शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है? परिवार है, समाज है, राज्य है, जनसंचार है, ये शिक्षा को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? बहुत बढ़िया। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय यह है विभेद रहित शिक्षा से, मतलब जिसमें भेद ना हो। संविधान की धारा 29(2) में देश में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? आप कोई भी बच्चा अगर 14 साल से कम उम्र का है और वह काम करता है, कोई उससे काम करवाता है, तो वो बाल श्रम और बाल अपराध माना जाता है। वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं? तो 2, प्राकृतिक और मानव स्रोत। जल संरक्षण से क्या तात्पर्य? अभी बताया था मैंने आपको। जल के संसाधनों पर नियंत्रण रखना, उनका विकास करना, जल प्रदूषण नियंत्रण रखना। ठीक है ना, ये तो बता चुका हूं। चलिए आगे देखिए। ये देखिए आगे प्रश्न दिए हुए हैं। प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को कहते थे वसु, 3 वेद के ज्ञाता को कहते थे रुद्र, और 4 वेद का ज्ञाता जो होता था वो हमारा आदित्य कहलाता था। क्या कहलाता था? आदित्य कहलाता था। 4 वेद का ज्ञाता आदित्य, और 3 वेद का ज्ञाता रुद्र, और 2 वेद का ज्ञाता वसु। तो ये तो थे आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए। और आपने इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है ना, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दो इस वीडियो को, उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए, भला हो जाए, है ना। कर भला तो हो भला। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और कई लोग आप लोग हमसे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, तो आपको क्या काम करना है मालूम है? आपको एक काम करना है, वो हम आपको अभी यहाँ पर लिख के दे रहे हैं। ठीक है ना, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम इस तरह से यूज़र नेम है @SHIVANSH शिवांश_SIR सर। शिवांश सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारी वीडियो कब आएगी आपको पता चल जाएगा। अगर कोई न्यूज आती है DLED से संबंधित तो भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है ना, तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो अभी के अभी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।